आज के वीडियो में कवर करेंगे कि क्या डिफरेंट वे है पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन फाइंड करने के लिए या प्रोफेसर को कांटेक्ट करने के लिए। सेकंड मेन फोकस होगा कि कवर लेटर कैसे लिखते हैं और मैं कुछ लिंक प्रोवाइड करूंगा, क्या उसमें फोकस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं अवॉइड करना चाहिए और कौन सी चीज़ें कुछ एम्फेसाइज करना चाहिए। एंड थर्ड सेक्शन में फोकस करूंगा सीवी के ऊपर। बहुत सारे सीवी का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी के करियर वेबसाइट है या बहुत सारे साइंस की वेबसाइट है उनके ऊपर जो लिंक है वो सब मैं शेयर कर दूंगा। वो सब टेम्पलेट यूज करके आप अपनी सीवी और कवर लेटर डिजाइन कर सकते हैं। मैं प्रोफेशनल करियर कोच नहीं हूँ, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या चाहे कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। कोई मेरा दोस्त चाहता है कि उसकी स्टोरी शेयर करूँगा, चाहे उसके पास हमसे और बेटर टिप्स है तो प्लीज़ हमारे वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है, उसके थ्रू मैसेज करो। मैं आपकी स्टोरी शेयर करूंगा तो चैनल के थ्रू किसी की और की हेल्प हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब्सक्राइबर के, उनको आंसर देने की कोशिश करता हूं और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दूंगा। दीपांशु शर्मा बोल रहे हैं कि इंडिया में कोई सजेशन नहीं देता है, आप ही का सहारा है। आप सोचते हैं कि इंडिया में कोई सजेशन नहीं देता है, हेल्प नहीं करता है, तो भूल जाइए। अमेरिका में और भी कोई किसी को पूछता नहीं है, न किसी को कोई हेल्प करता है, अपने ही फाइंड आउट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, मैं भी इंडिया से ही हूँ। आपके सराउंडिंग में नेगेटिव और पॉजिटिव लोग सब लोग अवेलेबल होते हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि आपको उस रिसोर्सेज को और आपके फ्रेंड सर्किल को, आपके टीचर्स के नॉलेज को कैसे आप यूज करना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर है। दूसरा एक कमेंट था कि सर बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि तुमको पोस्ट डॉक नहीं मिलेगा, मैं बहुत डिस्करेज हो गया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट डॉक मिलना ही आप सक्सेस नहीं होती है। देयर इज सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटी, सो मेनी अदर जॉब, वो भी होती है। पोस्ट डॉक मिलना कोई आपका वो नहीं होता कि पोस्ट डॉक मिल गया तो आप सक्सेस हो गई, नहीं। और सेकेंड चीज, यू आर होल्डिंग लाइक हाईएस्ट डिग्री इन द वर्ल्ड। ओके, पीएचडी से बड़ी कोई डिग्री नहीं होती है और आप इतना इजीली डिस्करेज हो जा रहे हैं किसी के बोलने पे। पीएचडी हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि किसी सब्जेक्ट में हमने डॉक्टरेट हासिल कर लिया, उसके मास्टर हो गए। पीएचडी अपने एनालिटिकल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। कोई रिसर्च प्रॉब्लम हम लोग के सामने रहती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। आप बहुत कुछ डेवलप करते हो, एनालिटिकल स्किल, रिसर्च स्किल, हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। तो इतना इजीली डिस्करेज नहीं हो जाना चाहिए किसी से। चलिए फर्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं कि हाउ टू कांटेक्ट द प्रोफेसर, क्या डिफरेंट वे है। फर्स्ट वे ये है कि जो भी पोजीशन एडवर्टाइज है इधर लिंक्डइन पे या फिर sciencejobs.com पे या किसी भी वेबसाइट पे एडवर्टाइज है, एक तो वो है अपने आप पीएचडी टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेजर कीवर्ड हैं उसको और पोस्ट डॉक वर्ड को यूज करके और ये सब सर्च करें तो वो मिलता है। फर्स्ट तो ये बहुत कॉमन है कि जो वेबसाइट के थ्रू और इंटरनेट से आप एडवर्टाइज पोजीशन सर्च कर रहे हैं। सेकेंड, वन ऑफ द वेरी कॉमन और मोस्ट इफेक्टिव है कॉन्फ्रेंसेस। आप जब भी इंडिया से आउटसाइड जाते हो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या इंडिया में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें इंटरनेशनल लोग जाते हैं तो वो एक बेस्ट वे होता है कि आप कॉन्फ्रेंस को देखिए, कौन कौन इनवाइटेड स्पीकर हैं, कौन कौन लोग वहाँ पे आ रहे हैं, कांटेक्ट करना। हर कॉन्फ्रेंसेस में एक जॉब बोर्ड होता है जहाँ पे प्रोफेसर अपने लैब के पोस्ट डॉक पोजीशन का एडवर्टीजमेंट वहाँ भी करते हैं। दूसरी चीज़, आपके एरिया से रिलेटेड कौन कौन प्रोफेसर उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं उनको पर्सनली आप ईमेल कीजिए। अगर आप उसका टॉक है, आपका पोस्टर है तो उनको ईमेल करके इन्वाइट कीजिए कि यू आर विजिटिंग दिस कॉन्फ्रेंस एंड आई हैव ए पोस्टर सेशन ऑन दिस डे दिस टाइम, कैन यू आई वुड लाइक यू टू विजिट माई पोस्टर। सो इस तरह आपको रिक्वेस्ट कीजिए, बहुत से लोग आते हैं, फिर आपके काम में इंटरेस्ट लेंगे, आप उनसे बात करोगे, तो उनको आप बोलो कि आई नो अबाउट योर वर्क, I am interested in joining your lab and if you have any postdoctoral position open in your lab please let me know। रिसेंटली एक एम्स से लड़की आई है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जो मार्च में पेंडेमिक के टाइम पे एएनसी विजिट कर रही थी और उसी टाइम पे आई जॉन हॉपकिंस में, बहुत सारे प्रोफेसर से मिली, उसी टाइम पे सेट कर लिया और अभी जस्ट 2 महीना पहले उसने ज्वाइन किया है यहाँ पे। तो कॉन्फ्रेंस में आई थी यहाँ पे यूएस में और यहीं पे पोस्ट डॉक सेट करके गई और फिर इसके बाद वीजा प्रोसेस करके और फिर पीएचडी फिनिश करके आ गई। तो ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। बाहर जा सकते हैं बेस्ट, नहीं जा सकते हैं तो इंडिया में ही जो कॉन्फ्रेंसेज में आ रहे हैं लोग उनको पकड़िए।
थर्ड अनदर वे है, आप जिस एरिया में काम करते हो उस एरिया के जो प्रोफेसर हैं, अगर आप कैंसर बायोलॉजी में हो तो कैंसर बायोलॉजी में किस एरिया में काम कर रहे हो, या ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट पे हो, या कुछ स्पेसिफिक जीन है जैसे कोलिन है या हिफ है, या किसी स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहे हो, उस एरिया में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, क्या उनके रिसेंट पब्लिकेशन है, आप उनको पर्सनली ईमेल करो। जैसे मैंने भी ऐसे ही किया था। मेरे बॉस के पास एडवर्टाइज पोजीशन नहीं थी, जस्ट उनको लिखा कि आप इस एरिया में काम करते हो, मैं भी इस एरिया में काम किया हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन योर ज्वाइनिंग योर लैब एंड दिस इज़ माई CV। तो अच्छे से कवर लेटर, अच्छे से एक लेटर लिखा था ईमेल, और उसके साथ CV अटैच करके भेज दिया। ये भी एक अच्छा वे है। एक और तरीका ये है नेटवर्किंग, बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव है। और अगर जैसे आपके कोई सीनियर है, बाहर पोस्ट डॉक पोजीशन में है या किसी भी रिसर्च एरिया में है, आप उसको कांटेक्ट कीजिए। सिमिलर एरिया का कोई पर्सन है, कोई आपका दोस्त है जो सिमिलर एरिया में काम किया हुआ है, उसको कांटेक्ट कीजिए। सो क्या होता है कि उनको उस डिपार्टमेंट का या जानने वाले प्रोफेसर के बारे में पता होता है कि किसकी लैब में कौन ज्वाइन किया है, कौन छोड़ के जा रहा है। पर्सन पोस्ट डॉक पोजीशन छोड़ के जा रहा है और प्रोफेसर के पास इनफ टाइम नहीं होता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका काम रुक जाएगा, तो इमीडिएटली चाहता है कि किसी को हायर कर लें। और उसी टाइम पे अगर आपका दोस्त या आपका सीनियर बता दे कि इस प्रोफेसर को इमीडिएटली ईमेल करो, तो बहुत क्लिक कर जाता है। और ये बहुत बार क्लिक किया है हमारे 2-3 दोस्त ऐसे आए हैं। तो अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, तो आपकी एरिया से रिलेटेड, आपकी यूनिवर्सिटी से, आपके डिपार्टमेंट से जो लोग भी बाहर काम करते हैं, एटलीस्ट कुछ तो रहता है कि अच्छा अल्मा मैटर कुछ तो रहता है, अल्मा मैटर का फैक्टर यूज कीजिए। आप IIT से हैं, BHU से हैं, एम्स से हैं, जो भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से हैं, सब लोग अपने यूनिवर्सिटी के लोगों को प्रमोट करते हैं। तो आप लिंक्डइन के थ्रू उनको कांटेक्ट कीजिए और बातचीत करते रहिए। तो ये भी एक इफेक्टिव होता है, और कई सारे मेरे दोस्त ऐसे भी आए हैं। बस राइट टाइम पे एप्लीकेशन भेज दो तो प्रोफेसर सोचता है कि चलो इमीडिएटली इसको हायर कर लो, तो इमीडिएटली मेरा काम रुकेगा नहीं और चलता रहेगा। हमारी लास्ट वीडियो देख के बहुत सारे लोग हमें डायरेक्ट ईमेल करने लगे। मैं इतना बिजी रहता हूँ ना, तो थोड़ा सा सबको हेल्प करना मुश्किल है, और ऑलरेडी हमारी ओन जूनियर्स की, हमारी ओन सर्किल है, उनको भी थोड़ा हेल्प करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि मैं हेल्प नहीं करना चाह रहा हूँ, बट बहुत हमारा बिजी शेड्यूल होता है, तो सबको इंडिविजुअली हेल्प करना मुश्किल है। बट जो भी मेरे से रिलेटेड एरिया में लोग हैं, मैं डेफिनेटली हेल्प करता हूँ। बहुत सारे जो बिग प्रोफेसर हैं वो लिंक्डइन, रिसर्चगेट, ये सारी चीज़ें नहीं यूज करते हैं यहाँ भी, क्योंकि साइंटिस्ट बहुत सारे मामले में ना आउटडेटेड होते हैं। तो जो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं ना, वो लिंक्डइन, रिसर्च स्कॉलर और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया वाली जो है ना, वो नहीं यूज करते हैं। फिर हमारे बॉस का लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, स्कॉलर प्रोफाइल नहीं है, तो कई बार हार्ड हो जाता है वैसे लोगों को कांटेक्ट करना। तो उनके अब जो रिसेंट पब्लिकेशन होते हैं, उस पर जो करस्पॉन्डिंग ऑथर वाली ईमेल रहती है, यू कैन यूज दैट एज वेल। आप अपनी एरिया में फोकस करो, जिस एरिया में आपका PhD है, पब्लिकेशन है। ये मत फोकस करो कि सिर्फ बड़ी जगह जाना है। रिसर्च और पोस्टडॉक वाली जो एरिया है ना, ज़्यादातर टॉपिक और प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है। आप बहुत बड़ी जगह भी पहुंच जाने पे ना कुछ नहीं हो पाता है, और बहुत छोटी जगह पे हैं, छोटे प्रोफेसर के साथ हैं, अच्छा काम करके आप निकल जाते हो। तो आप अपने रिलेटेड एरिया में फोकस करो, छोटी जगह, बड़ी जगह। US कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, बहुत रिसेंट में देखेंगे तो इंडिया से साउथ कोरिया, चेक रिपब्लिक, इजराइल, ये सब जगह पे बहुत लड़के पोस्टडॉक करने जा रहे हैं। उनके यहाँ भी बहुत सारी पोजीशन निकल रही है। इवन अरबियन कंट्री बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उधर भी पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। कवर लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CV देखने से पहले आपका कवर लेटर कोई पढ़ता है। जब कोई पोजीशन एडवर्टाइज होती है और उस पर अप्लाई करते हैं वेबसाइट के थ्रू, तो वहाँ कवर लेटर एज ए अटैचमेंट यूज कर देते हैं, और CV भी एज ए अटैचमेंट यूज कर देते हैं। बट जहाँ पे आप डायरेक्टली ईमेल के थ्रू प्रोफेसर को कॉन्टेक्ट करते हैं, वहाँ कवर लेटर आप अटैच भी कर सकते हैं, या तो कवर लेटर का जो कंटेंट है डायरेक्ट ईमेल में आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो CV देखने से पहले कवर लेटर इंपॉर्टेंट है, और कवर लेटर में जो लैंग्वेज है, इंग्लिश है, और कैसे इमीडिएटली प्रोफेसर का माइंड कैच करना है, आपके तरफ अटेंशन पाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 पेज का कवर लेटर लिखिए, नाइस एंड क्लीन, 3 पैराग्राफ में या मैक्सिमम 4 पैराग्राफ में, इससे ज़्यादा नहीं। मैं कुछ लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट और अपने लैंग्वेज के हिसाब से उसको अच्छे से एडिट करके लिख सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम टेम्पलेट कॉपी करते हैं और उसमें पिछली चीज़ें को भी उसी तरह छोड़ देते हैं हरी अप में और भेज देते हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। कभी कभी एक प्रोफेसर को अप्लाई किया, नेक्स्ट प्रोफेसर को अप्लाई कर रहे हैं तो चेंज नहीं किया, उस प्रोफेसर का नाम अगले वाले को भेज दिया, बहुत निगेटिव जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत केयरफुल होना चाहिए। आपके कवर लेटर में नाइस ऊपर हेडर हो,
आपका बोल्ड में नाम लिखा हो, पीएचडी एमएससी पीएचडी आप लिख सकते हैं। नीचे आपका एड्रेस लिखा हो स्मॉल फॉन्ट में, कॉन्टैक्ट एंड फ़ोन नंबर, दैट्स ऑल, और कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं। नीचे डेट लिखिए एंड देन आप सैल्यूटेशन लिखिए, डियर प्रोफेसर। कुछ लोग कवर लेटर में लिखते हैं टू हुम इट मे कंसर्न, ये बहुत जेनरिक रहता है, तो ऐसे नहीं लिखिए। आप डायरेक्टली प्रोफेसर का नाम लिखिए, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको फाइंड आउट कर लीजिए, या डियर प्रोफेसर लिख दीजिए, दैट्स ऑल। पहली लाइन कैची होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। मेरे पास एक रिसेंट कवर लेटर मिला है इंडिया से ही, एक जानने वाले का, सो मैं बता रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो उसमें लिखा है, डियर प्रोफेसर का नाम लिखा अच्छा है, मैं संतोष कुमार भारती completed my PhD under supervision of this department of this at this university, in ब्रैकेट में लिखा है ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एंड को सुपरविजन ऑफ कोलैबोरेटिव जो PI है उनका नाम, एट दिस सिटी इन 2020, अवार्ड डेट ब्ला। सो ये 4 लाइन 5 लाइन का है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपके प्रोफेसर को वो प्रोफेसर जानता है? इतना प्रोफेसर आपका फेमस है? अगर नहीं फेमस है तो कोई मतलब नहीं है। क्या आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इतनी फेमस है कि यहाँ के प्रोफेसर उसको जानते हैं, आपके PI को, को PI को, इसको, आपके अवार्ड डेट को? तो ये 4-5 जो लाइन है ना फर्स्ट पैराग्राफ में बेकार है, एकदम कंप्लीटली बेकार है, प्रोफेसर को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। सो अगर पोजीशन एडवर्टाइज है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि माई इंटरेस्ट इन द रिसेंटली एडवर्टाइज पोजीशन, ब्रैकेट में दे सकते हैं कि कहाँ पे एडवर्टाइज थी, क्या रेफरेंस है, हैज़ प्रॉम्प्टेड मी टू कॉन्टेक्ट यू। या बहुत सारे लोग लिखते हैं आई विश टू प्रेजेंट माई कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन रिसेंटली एडवर्टाइज ऑन दिस वेबसाइट। इस तरह करके आप लिख सकते हैं। मल्टीपल वे है, आप लिंक में चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्यों बहुत इंटरेस्टेड है उनकी लैब में या रिसेंटली एडवर्टाइज पोजीशन में, और आपका क्या एक्सपीरियंस है। शॉर्ट में 3-4 लाइन में, 5 लाइन में आप लिखें। सेकेंड पैराग्राफ में आप डिटेल अपने डॉक्टरल रिसर्च के बारे में बता सकते हैं और स्पेसिफिकली कुछ प्रोजेक्ट को चूज करके जो उस लैब से या उस पोजीशन से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है जिसमें आप बता सकते हैं कि आपका डॉक्टरल रिसर्च का जो एक्सपीरियंस है या टेक्निक्स है वो उनके लैब में कैसे यूजफुल हो सकती है, या वो जो करंट एरिया में काम कर रहे हैं या करंट टेक्निक में काम कर रहे हैं आप उसमें कैसे एडप्ट कर सकते हो, वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर इस तरह भी कुछ करके आपके पास आइडिया है तो उसको भी स्पेसिफिकली फोकस कर सकते हैं। बहुत बार क्लिक करता है और अच्छा लगता है प्रोफेसर को। अगर उस प्रोफेसर का कोई स्पेसिफिक काम जानते हैं जिसके बारे में आपको पता है, उससे रिलेटेड आप किए हैं, उससे इम्प्रेस हैं, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या लर्न करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को भी हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने प्रोफेसर को लिखा था कि कोलिन काइनेज में MRS मेटाबॉलिज्म में उन्होंने क्या काम किया हुआ है, क्या मैं लर्न करना चाहता हूँ एंड व्हाट आई हैव डन। तो सबको अपने काम की पॉपुलैरिटी होती है और पता चलता है तो अच्छा लगता है। और सेकेंड चीज़, उस पर्सन को पता चलता है कि आप उसकी लैब में रियली इंटरेस्टेड हो एंड यू हैव डन सम रिसर्च अबाउट दैट प्रोफेसर। जो टेक्निकल स्किल है इसके साथ साथ लास्ट पैराग्राफ में या सेकेंड पैराग्राफ के लास्ट में इस चीज़ को जरूर हाईलाइट करें कि कितने पब्लिकेशन है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आपकी राइटिंग स्किल क्या है एंड कितने अच्छे टीम वर्कर हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। जैसे मैं एक अपने कवर लेटर में लिखा हूँ कि रिसर्च पब्लिकेशन इन हाई इम्पैक्ट पीयर रिव्यू जर्नल और स्ट्रांग प्रूफ ऑफ माई रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल एज वेल एज कोलैबोरेटिव स्किल्स। लास्ट में हमें भी बोल रहे हैं कि कंसिडरिंग माई बैकग्राउंड, माई एनालिटिकल स्किल एंड नॉलेज इन दिस टेक्निक, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन मेक ए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इमीडिएटली टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। सो उनको बताना है भी कि आप इमीडिएटली उनको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो उनकी लैब में। लास्ट पैराग्राफ में आप थैंक यू लिख सकते हैं, उसके साथ साथ अपना फ़ोन नंबर और ईमेल दे सकते हैं, लास्ट में साइन करके बना सकते हैं। तो यूज कीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको अपने हिसाब से यूज कीजिए और अच्छे से डिज़ाइन कीजिए। कई बार क्या होता है 2-3 लोग मिल के बैठ के डिज़ाइन करते हैं, लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से लिखते हैं। और किसी को भेजने से पहले 2 बार प्रूफ रीड कर लीजिए। कवर लेटर 1 पेज से बड़ा नहीं लिखिए। अगर बहुत ज़रूरी लगता है तो आप 1.5 पेज का लिख सकते हैं, बट प्रीफर करना चाहिए कि 1 पेज का लिखना चाहिए। और
ईमेल कर रहे हैं, एडवर्टाइज पोजीशन नहीं है, तो बेटर है कि उस कवर लेटर को कॉपी करके आप ईमेल में उसको पेस्ट कर दीजिए और सीवी अटैच करके भेज दीजिए। अब चलते हैं कि सीवी कैसी कितनी लंबी होनी चाहिए। सीवी का भी बहुत सारा टेम्पलेट नीचे दिया हुआ है, उसके हिसाब से सीवी डिज़ाइन कीजिए। और अगेन मेरे पास कुछ सीवी पहले की मेरी ओन सीवी है, मेरे कुछ दोस्तों की सीवी है, मैं उनके बारे में देख के बात करता हूँ। सबकी सीवी तो अपलोड नहीं कर सकते यहाँ पे, बट डेफिनेटली मैं कुछ जो मुझे अच्छा लगा है, बुरा लगा है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगेन सीवी में ऊपर हेडर में आप अपना नाम, एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड स्टेटस और बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। कई बार वो कोई भी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, कोई भी पर्सनल चीज़ें नहीं चाहिए। एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, नेम, दैट्स ऑल। फ्यू लाइन है जिसमें हम लोग कभी ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, तो एन ऑब्जेक्टिव भी लिखते हैं कुछ लोग कि क्या सर्च कर रहे हो, तो पोस्टडॉक्टरल लुकिंग फॉर द चैलेंजिंग पोस्टडॉक्टरल पोजीशन, और इस तरह करके कुछ लोग लिखते हैं। या मैं प्रेफर करता हूँ कि उसको लिख देता हूँ प्रोफेशनल समरी, कि मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है, एक्सपीरियंस एनालिटिकल केमिस्ट इन दिस एरिया विथ दिस एक्सपर्टीज़। सो उसको 3-4 लाइन जो मेजर मेरा एक्सपीरियंस है और एरिया है, उसको 3-4 लाइन में समराइज कर देते हैं ऊपर। सो पहले जब वो पर्सन पढ़ता है तो समझ जाता है कि ये क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट है, एनालिटिकल केमिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, जेनेटिक्स एक्सपर्ट है, क्या है उसको पता चल जाता है। या फिर इसके बाद एजुकेशन में भी हम लोग को जस्ट बहुत हाईलाइट करना है, तो आप बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी 3 चीज़ हाईलाइट कीजिए। और ज़्यादातर अगर बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर और बैचलर का जो है ना वो जीपीए स्कोर कन्वर्ट कीजिए। बहुत सारे लोगों का जो परसेंटेज वाला है बाहर वालों को समझ में नहीं आता है, तो जीपीए आप कन्वर्ट कर लीजिए इंटरनेट से। सो एक मेरे दोस्त की सीवी है, उसमें मुझे क्या लगा, 5 पेज की सीवी है, अब आई थिंक 8-10 पब्लिकेशन है और बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज है। जो बहुत सारे इंडिया में जो लोकल वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसको कोई जानता नहीं है बाहर, और उसको बहुत लिस्ट करके अपनी सीवी को बड़ा दिखाने में अच्छा लगता है, बट उसका मतलब नहीं होता है कोई। तो कंसाइज रखिए, क्लियर रखिए, अननेसेसरी चीज़ें एकदम मत लिखिए, छोटा से छोटा रखिए। एंड आई थिंक 2 पेज का, अगर 10 पब्लिकेशन है तो 2 पेज की सीवी इनफ रहती है। सो एजुकेशन के बाद आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, या रिसर्च एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि किस किस एरिया में क्या क्या आपने रिसर्च किया है, उसको आप बुलेट पॉइंट के साथ हाईलाइट कर सकते हैं। आपके पास स्किल्स क्या है, टेक्निकल स्किल, अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज में बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटल या वेट लैब टेक्निक्स क्या क्या जानते हैं, उसको बुलेट पॉइंट्स के तरह लिख लीजिए, बट बहुत बड़ा मत कीजिए। जैसे आप लिख दिए कि आरटीपीसीआर जानते हैं, तो आरटीपीसीआर में ये जानते हैं वो जानते नहीं, आरटीपीसीआर बोल दिया मतलब आरटीपीसीआर के बारे में आप सब जानते हो, सामने वाले को ये लगेगा। तो उसमें बहुत डिटेल जाके हर छोटी छोटी चीज़ नहीं लिखना है। जैसे मैं खुद पहले लिखता था, जैसे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये किया हूँ, ये किया हूँ, ये किया हूँ, आधा पेज से ज़्यादा मैं लिख देते थे हम लोग कि ये किए, ये इतना ईयर एक्सपीरियंस है, ये काम किया हुआ है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। 2-3 लाइन में तो सबको समझ जाता है कि नहीं कितना एक्सपर्ट है। तो हर एक पॉइंट्स को हाईलाइट करके सीवी बड़ा करना बेकार होता है। इन्फॉर्मेशन बेकार नहीं होती है, बट इतना लंबा हो जाता है तो कोई पढ़ना नहीं चाहता है। तो 2 पेज की हार्डली 3 पेज की रखिए, 3 पेज से ज़्यादा की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ, सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हेडलाइन देख के नीचे लिखा है DNA RNA सॉल्यूशन, फिर एक लाइन में PCR है, फिर एक लाइन में एग्रोजेल है, फिर फ्लो साइटोमेट्री है, और फिर एलाइजा है, इस तरह करके। तो आप 4-5 लाइन कर दिए एक एक वर्ड दे के, तो वो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। आप एक लाइन में हो कामा दे के सारी चीज़ें लिख सकते हैं। हाँ, बट सारे पॉइंटेड होने चाहिए। अगर आपको एनिमल, सेल वर्क और पेशेंट रिलेटेड आपने काम किया हुआ है तो वो बहुत फोकस होना चाहिए, क्योंकि बाहर ज़्यादातर काम एप्लीकेशन पे होता है, बेसिक साइंस पे कम होता है, तो वो सारी चीज़ों का अप्लाइड होता है। इसीलिए जो लड़के बायोमेडिकल में रिसर्च करते हैं उनको इजीली पोस्टडॉक मिल जाता है, क्योंकि बायोमेडिकल का बहुत ज़्यादा बाहर एप्लीकेशन है। एजुकेशन के बाद सेक्शन में ही आप अवार्ड से रिलेटेड चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे आपको कोई बेस्ट अवार्ड मिला है, पोस्टर अवार्ड मिला है, या फिर आपको जो JRF फेलोशिप होती है ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है। बाहर हालांकि लोग जानते नहीं हैं, बट लिख सकते हैं कि आई वॉज अवार्डेड जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर 5 ईयर। सो उस इम्पैक्ट रहता है कि नहीं भाई इसको 5 ईयर की फेलोशिप मिली है।
रिसर्च पब्लिकेशन लिखते हैं हम लोग तो कई बार क्या होता है खूब बड़ा में सब लिखते हैं, पूरा दिखाते हैं कि ये इसका टाइटल है पेपर का, इतने आथर्स हैं, इसमें पब्लिश हुआ, इतना इम्पैक्ट फैक्टर था, इस तरह करके। तो वो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप फर्स्ट आथर हैं ना तो आप लिख सकते हैं भारती इटाल 2000 ये में पब्लिश है, ये वो है। और आप शार्ट में जैसे रेफरेंसेस देते हैं एस वगैरह में शार्ट में लिख सकते हैं, और जनरल का नाम, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें लिख के शार्ट में कर सकते हैं। और किसी रिलेटेड प्रोफेसर के पास अप्लाई कर रहे हैं, रिलेटेड जर्नल में आप पब्लिश किए हैं तो सबको पता होता है कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है और ये सब है। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट शार्ट में लिखिए। 2-3-10 पब्लिकेशन में 2 पेज लग गया है, नहीं 10 पब्लिकेशन में आप ना हार्डली 1 पेज से कम में ही आप 10 पब्लिकेशन लिख सकते हैं। मैं भी पहले इस तरह बहुत बड़ा लिखता था, बट अब छोटा कर चुके हैं। कोई बुक चैप्टर ओरल टॉक है उसको हाईलाइट कर देना चाहिए जरूर से। अब चलते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल सिंपोजिया एंड कॉन्फ्रेंसेज। कई बार क्या होता है कि इंडिया में बहुत जगह असिस्टेंट प्रोफेसर की या लेक्चरर की जब पोजीशन अप्लाई करते हैं तो हर एक पे पॉइंट होता है कि आप नेशनल वर्कशॉप कितना अटेंड किए हैं, इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ें तो हम लोग सब करते रहते हैं और इक्मुलेट करते हैं, बट उसका कोई बाहर पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन में बहुत यूज नहीं होता। आपने कितनी वर्कशॉप किया है कोई किसी को पता नहीं है यहाँ पे। अगर जो मेन इंटरनेशनल फेमस कोई वर्कशॉप किए हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं तो 2-4 हाईलाइट कर दीजिए। 15 वर्कशॉप अटेंड किया हुआ है, 15 कॉन्फ्रेंसेस में जाके उसका पोस्टर एंड ये सब प्रेजेंट हुआ है, तो 30 को और सबको टाइटल के साथ, ऑथर के साथ, डेट के साथ रखने में ना वो 2 पेज का हो जाएगा। तो इस तरह करके आपको पब्लिकेशन 2 पेज हो गया, ये 2 पेज हो गया, 4 पेज तो ऐसे ही हो गया। और आपकी स्किल्स में एक एक लाइन करके लिख दिए हैं, एजुकेशन वो सब में लिख दिए हैं तो उधर 2 पेज हो गया, तो 6 पेज का ऐसे ही हो गया। फिर आपको रेफरेंस देना है लास्ट में, 1 पेज हो गया, तो 6-7 पेज का सीवी कौन पढ़ेगा। जिस प्रोफेसर के पास अप्लाई करिए सोचिए उसके पास इतना सारा एप्लीकेशन आता है, वो आप 7-7 पेज का सीवी पढ़ेगा, या आपको लगता है कि 7 पेज का सीवी देके बहुत इंप्रेस हो जाएगा, बहुत हाईली क्वालिफाइड पर्सन आया है। ऐसा नहीं है। अब 2 से 3 पेज की सीवी बनाइए, इससे ज़्यादा की मत बनाइए, बहुत इनफ होता है। अगेन प्रोफेशनल नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होता है कि किस चीज़ को कैसे बताएं आपको, किस चीज़ को कैसे समझाएं। अपने समझ के करना तो बहुत आसान होता है, बट समझाना बहुत बड़ा डिफिकल्ट होता है। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। अगर नहीं भी मिली तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में करें, और इसी वीडियो में करेंगे ना तो मैं ईजिली आपको उसको पढ़ के नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई कर सकता हूँ। कुछ लोग जो नॉर्मल मेरा ब्लॉग है उसमें जाके प्रोफेशनल या ये वीज़ा रिलेटेड या फिर पोस्ट डॉक्टर रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ जब खोजना और वहाँ जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए। सो कुछ क्वेश्चन का आंसर देते हैं। नितेश कुमार हैं, बोलते हैं कि अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर करें। इट विल मोटिवेट मैनी ऑफ अस बिकॉज पीपल हियर डिस्करेज हायर स्टडी लाइक PhD। यस, अ लॉट ऑफ पीपल डिस्करेज, और क्यों डिस्करेज करते हैं उसका रीज़न जानना चाहिए। साइंस में रहना, साइंटिफिक काम करना, साइंटिस्ट बनना, ये सब प्रोफेशन पैशन की वजह से लोग करते हैं। इफ़ यू वांट ए वेरी चार्मिंग लाइफ और ज़्यादा मनी वाली लाइफ चाहिए, इफ़ यू हैव ए ड्रीम ऑफ ओनिंग मर्सिडीज, आड़ी माड़ी, ये सब आपका बड़ा फाइनेंशियल ड्रीम है, सो PhD में वो पूरा नहीं हो सकता है। डेफिनेटली जितना PhD वाले मेहनत करते हैं और जितना एजुकेशन में टाइम वेस्ट करते हैं, जितना दिमाग लगाते हैं रिसर्च में, उस हिसाब से लेस पेड है, इंडिया में भी बाहर भी। सो आपको डिसाइड करना है कि आप PhD क्यों कर रहे हैं। हमारे ब्लॉग में जो आप देखते हैं यूएस की लाइफ, मेरी लाइफ बहुत चार्मिंग दिखती है, उसको देख के मत जाइए। ट्रूली बता रहा हूँ, उसको देख के मत जाइए। रोहित नागरे ये बोलते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर द पोस्ट डॉक्टरल पोजिशन इन कैंसर बायोलॉजी। आई फिनिश PhD इन January 2020 and still no offer. I have 4 first author publication, 10 co-author publication. What should I look for? सो ऑलमोस्ट आपसे कम पब्लिकेशन मेरा था और मुझे मिला। आपको भी मिल जाना चाहिए। कैंसर बायोलॉजी में बहुत सारे एप्लीकेशन होती हैं। आप कैसे कांटेक्ट करें ये मुझे पता नहीं है, बट जब फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर कवर लेटर इन योर CV एंड कैसे उसमें लिख रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप सोचते हैं कि 8-10 जगह अप्लाई कर दिया, पोस्ट डॉक पोजीशन मिल गई, तो बड़ा मुश्किल है। कई बार लक का होता है, कई बार क्लिक का होता है, कई बार प्रोफेसर की नीड होती है, कई बार आपका एकदम राइट मैच हो जाता है, मल्टीपल चीज़ें हैं। अमित कुमार पूछ रहे हैं कि विच स्टेज ऑफ एज यू गेट मैरिड एंड कंप्लीटेड योर PhD वालों से एक क्वेश्चन नहीं पूछने का कि कब फिनिश कर रहे हो, कब शादी कर रहे हो और क्या एज हुई है। चिढ़ जाते हैं भाई।
क्योंकि जब पीएचडी में एंटर करते हैं तब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत फनी क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली 30 के आसपास में कंप्लीट कर लिया था और मेरा शुरू से कहीं भी कोई गैप नहीं रहा था। और शादी पीएचडी में मिली थी और फिर उस 8 साल बाद फिर शादी किए हैं। पीएचडी ख़त्म करके पोस्ट डॉक भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तब जाके शादी हुई। सॉरी, मैं वीडियो बनाने में बहुत लेट कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा अपना पर्सनल वर्क रहता है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे चैनल, और बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में चल रही हैं जिसका अपडेट मैं अभी नहीं देना चाहता हूँ, जल्दी ही अपडेट दूंगा। उस वजह से भी हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सो हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए ऑलवेज। बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरी और इस तरह की ये बीजा टू एस सीरीज़ में जितनी वीडियो आने वाली है सब आती रहेंगी 1 by 1। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। और मैं बहुत सारे लोगों को पुश कर रहा हूँ कि जल्दी से आओ मेरे चैनल पे, कुछ अपनी स्टोरी शेयर करो। जो और भी यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट हैं, होप जल्दी हो।